आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मांग कि मांग क्या होता है। तो देखिए समझते हैं। पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा तथा वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दी हुई स्थिति में उपभोक्ता के इष्टतम बंडल की व्युत्पत्ति की। हमने देखा कि वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप में करता है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। वो क्या क्या है देखिए। वस्तु की अपनी कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि तथा अधिमानों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों, रुचियों एवं अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। देखिए पुनः समझते हैं। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और या क्षमता रखता है को वस्तु की मांग कहते हैं। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तों से, अगर इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्त हो गया तो मात्रा में परिवर्तन आ जाएगा। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तुओं की मात्रा में भी परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है। यहाँ हम इनमें से एक समय एक परिवर्त को बदलकर अध्ययन करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक समय एक परिवर्त को बदलकर अध्ययन करते हैं कि कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा, कि कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा उस परिवर्त से संबंध है, उस परिवर्त से किस प्रकार संबंध है। हम लोग समझेंगे मांग वक्र तथा मांग का नियम। तो देखिए मांग वक्र क्या होता है और मांग का नियम क्या होता है। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए किसे अपरिवर्तित लेके चल रहे हैं, न दूसरी वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसी स्थिति में तब क्या होता है, तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है, पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन, किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत से संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए इष्टतम चयन के लिए वस्तु की कितनी मात्रा होगी और उसकी कीमत, यानी कि मात्रा और कीमत इष्टतम चयन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और यही संबंध क्या कहलाता है, यही संबंध मांग फलन कहलाता है। तब यहां बोल सकते हैं इस प्रकार, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन वस्तु की वह मात्रा दर्शाता है जब अन्य वस्तुओं के पूर्ववत रहने पर उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। उपभोक्ता की मांग इसकी कीमत के एक फलन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। मांग को, जो उपभोक्ता की मांग जो उसकी मात्रा को दर्शाता है, कीमत के फलन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए x इक्वल टू एफ पी। यहाँ x क्या है, वस्तु की मात्रा को दर्शा रहा है, x वस्तु की मात्रा को इंगित कर रहा है और p क्या है, वस्तु की कीमत। अब फलन समझते हैं। देखिए फलन यानी कि फंक्शन। फलन किन्हीं दो परिवर्ती मतलब दो वेरिएबल
एक्स और वाई के संबंध में विचार करें। देखिए हम लोग सबसे पहले दो परिवर्त है एक्स और वाई, इस पर विचार करते हैं। जैसे यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या है न एफ एक्स। तो दो परिवर्तों जो यहाँ x और y के बीच में संबंध है, यहाँ पर देख सकते हैं कि x के प्रत्येक मूल्य के लिए, देखिए हम x की वैल्यू जब यहाँ बैठाएंगे तो x के प्रत्येक मूल्य के लिए परिवर्त y का एक अद्वितीय मूल्य है। मतलब x के प्रत्येक एक मान के लिए y का एक निश्चित और एक यूनिक वैल्यू होगा, अद्वितीय मूल्य होगा x के प्रत्येक मूल्य के लिए। दूसरे शब्दों में fx एक नियम है जो x के प्रत्येक मूल्य के लिए y एक अद्वितीय मूल्य निर्धारित करता है। क्योंकि y का मूल्य x के मूल्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि y का जो मूल्य है वो x के मूल्य पर निर्भर करता है। अतः y को परतंत्र, y को क्या कहेंगे, परतंत्र परिवर्त कहेंगे, तथा x को स्वतंत्र परिवर्त कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कोई दो वेरिएबल है और कोई एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर करता है। जैसे यहाँ y देखिए, y की कीमत जो है वो x की कीमत पर आता है, तो y को परतंत्र परिवर्त कहेंगे और x को क्या कहेंगे, स्वतंत्र परिवर्त कहेंगे। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक ऐसी स्थिति के संबंध में विचार करें जिसमें x के मूल्य, देखिए एक ऐसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं जहां पर x का मूल्य 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं, और मान लें कि उसके अनुरूप जब x का मूल्य 0, 1, 2, 3 होता है, तब वैसी स्थिति में y की जो मूल्य होती है क्रमशः 10, 15, 18, 20 है। यहाँ फलन क्या दिया हुआ है न, y बराबर एफ एक्स के द्वारा y और x के बीच का संबंध है। तो यहाँ पर तब इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जिस समय x की कीमत 0 है, कितना है 0, तो एफ एक्स के जगह पर 0 लिख दिए। तो जिस समय x का मान 0 है तो y का मान कितना था न, y का मान देखिए 10 था, तो बोल सकते हैं f0 बराबर 10। और जब 1 था तो 1 के समय कितना है ना, 15 है, तो कह सकते हैं f1 इक्वल टू 15। इसी प्रकार f2 पर 18 और f3 पर 20 है। अब उदाहरण 2 को समझते हैं। तो देखिए दूसरी स्थिति के संबंध पर विचार करें। यहाँ हम लोग एक दूसरी स्थिति ले रहे हैं जिसमें क्या है कि x के मूल्य 0, 5, 10 और 20 हो सकते हैं। मान लीजिए कि उसके अनुरूप जिस समय x का मान 0 है, 5 है, 10 है, 20 है, उस समय y के मूल्य क्रमशः क्या है न, 100, 90, 70 और 40 है। यहाँ फलन y बराबर एफ एक्स के रूप में है और y और x के बीच का संबंध है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखिए जिस समय x का मान 0 है उस समय y का मान कितना है न, 100। जिस समय f का मान 10, देखो यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर 5 होगा। जिस समय वैल्यू कितनी है 5 x का, उस समय कितना है y का मान, y का मान है 90। जिस समय 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा। जिस समय x का मान 10 होगा उस समय y का मान कितना होगा न, 70। और जिस समय x का मान 20 होगा उस समय y का मान कितना है न, 40। तो ये फंक्शन दी हुई थी। दो परिवर्तों के बीच के फलन संबंध को, अगर दो परिवर्त है और उसके बीच फलन को दर्शाना है, उसके संबंध को दिखाना है, तो दो परिवर्तों के बीच के फलन संबंध को बीजगणितीय रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए y बराबर 5 + x, देखिए बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया गया है।
या हो सकता है कोई दूसरा y बराबर 50 माइनस एक्स। मतलब कहने का मतलब है कि दो परिवर्तों के बीच जो है उसके फलन संबंध को एक बीजगणितीय रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए, x के मूल्य बढ़ने पर y का मूल्य नहीं घटता है। अगर x का मूल्य बढ़ता जाता है और y का मूल्य नहीं घटता है तो फलन जैसे y बराबर f(x), तो इस फलन को क्या कहेंगे? इस फलन को वर्धमान फलन है। मतलब जिस समय x बढ़ता जा रहा है और y नहीं घटता है तो ऐसे फलन को वर्धमान फलन कहते हैं। मगर x के मूल्य में बढ़ने पर y का मूल्य नहीं बढ़ता तो यह ह्रासमान प्रतिफल होता है। क्या होता है ये? ह्रासमान प्रतिफल। उदाहरण 1 में दर्शाया गया था कि जैसे जैसे देखिए ध्यान से, जैसे जैसे x का मान देखिए 0 1 2 3 बढ़ता जा रहा है तो यहाँ देखिए y का मान 10 15 18 20 देखिए y का मान बढ़ता जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? उदाहरण 1 में जो दिखाया था उस फलन को क्या कहेंगे? वर्धमान फलन। इसी प्रकार फलन y बराबर x प्लस 5 भी, y बराबर x प्लस 5 भी क्या कहलाएगा? वर्धमान फलन। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी आप आराम से देख सकते हैं कि y का मान बढ़ता जाएगा। उदाहरण 2 में हम लोग क्या देखे थे? उदाहरण 2 में देखे थे कि जैसे जैसे x का मान बढ़ तो रहा है, देखिए यहाँ पर x का मान बढ़ तो रहा है मगर y का मान देखिए धीरे धीरे घट रहा है, तो ये वर्धमान तो नहीं हो सकता। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ह्रासमान फलन। क्या कहेंगे? ह्रासमान फलन। जिसे एक फलन लेते हैं y बराबर 50 माइनस एक्स। क्या लेंगे? y बराबर 50 माइनस एक्स, जो कि ह्रासमान फलन है। इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए गया है कि y बराबर 50 माइनस एक्स है। तो ऐसी स्थिति में देखिए x का मान तो बढ़ता तो जाएगा मगर y का मान घटता जाएगा। तो ऐसे फलन क्या कहलाता है? ऐसे फलन ह्रासमान फलन कहलाता है। अब हम लोग किसी फलन का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को समझते हैं। देखिए ध्यान से, y बराबर f(x) दिया हुआ है का ग्राफ उस फलन का ग्राफीय प्रस्तुति होता है। देखिए फलन जो है y बराबर f(x) का ग्राफ उस फलन का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण होता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में फलनों के ग्राफ को नीचे दिया गया है। जो ऊपर जो उदाहरण लिए थे देखिए उसका यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। यहाँ देखिए जिस समय 0 है उस समय वैल्यू कितनी है y का? 10। उसके बाद देखिए बढ़ता जा रहा है 1 15 2 18 3 20। ठीक है, उसको यहाँ देखिए 0 पर 100, 5 पर 90, 10 पर 70, 20 पर 20 पर 40 है ना। तो यहाँ क्या था? ये ऊपर का जो था वो उसको कह सकते हैं y बराबर x प्लस 5 का था, और नीचे वाला कितना था? b वाला का न y बराबर 50 माइनस एक्स, जो दोनों हम लोगों ने लिए थे। तो देखिए यहाँ पर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि ये कौन सा दिखा रहा है? न वर्धमान फलन, और ये ह्रासमान फलन, क्योंकि ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। सामान्यतः किसी ग्राफ में स्वतंत्र परिवर्त की माप समतल अक्ष पर की जाती है। देखिए अगर प्राय देखा जाए तो अधिकतर ग्राफ में क्या होता है, जो स्वतंत्र परिवर्त होता है उसको समस्तर अक्ष पर ली जाती है, यानी कि एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है स्वतंत्र परिवर्त को, और जो परतंत्र होता है परतंत्र परिवर्त की माप ऊर्ध्वस्तर अक्ष पर की जाती है, यानी कि y पर किया जाता है। किसका? परतंत्र का। परंतु अर्थशास्त्र में क्या होता है कि कभी कभी इसके विपरीत भी लिया जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, मांग वक्र को स्वतंत्र परिवर्त को, देखिए मांग वक्र को जहां पर स्वतंत्र परिवर्त जो होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लेकर बनाया जाता है, मांग वक्र को ऊर्ध्वाधर में लिया जाता है, और परतंत्र परिवर्त जो होता है, जो मात्रा होता है, उसको समस्तर अक्ष पर यानी कि एक्स अक्ष पर लेकर बनाया जाता है।
मतलब कह सकते हैं तब कि अर्थशास्त्र में जो मांग वक्र बनाया जाता है उसमें स्वतंत्र परिवर्त और परतंत्र परिवर्त जो परस्पर किसी दूसरे ग्राफ में जैसा होता है उसके इसमें विपरीत होता है, क्योंकि स्वतंत्र परिवर्त को मांग वक्र में ऊर्ध्वाधर लिया जाता है और जबकि परिवर्त को परतंत्र परिवर्त को कहाँ लिया जाता है, न समअस्तरज में लिया जाता है। वर्तमान परिवर्त का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रवणता वाला अथवा ऊर्ध्व स्तरीय है। देखिए वर्तमान परिवर्त का ग्राफ जो होता है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है और ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रवणता वाला अथवा उसको ऊर्ध्व स्तरीय होता है, ऐसा बोल सकते हैं। और ह्रासमान फलन का ग्राफ जो होता है वो नीचे की ओर घटता हुआ प्रवणता वाला अथवा समस्तरीय होता है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसा कि हम ऊपर के आरेखों में देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक समीकरण लिए थे y बराबर 5 जोड़ x, तो इसका ग्राफ क्या था कि ऊपर की ओर था, ऊपर की ओर प्रवणता वाला था। जबकि हम दूसरा ग्राफ जो देखे थे y बराबर 50 माइनस एक्स का, तो इस ग्राफ में क्या था कि नीचे की ओर प्रवणता वाला। ठीक है, मांग फलन को ग्राफीय रूप में भी दर्शाया जा सकता है। देखिए मांग फलन को अगर ग्राफ में दिखाएंगे तो इसे हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि रेखाचित्र 2.13 में दर्शाया गया है। देखिए रेखाचित्र कितना में, 2.13 में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेखाचित्र में दिखाया गया है मांग वक्र को। ठीक है, मांग फलन का ग्राफीय चित्रण मांग वक्र कहलाता है। देखिए मांग फलन का अगर ग्राफीय चित्रण की बात करें तो मांग फलन का ग्राफीय चित्रण को क्या कहा जाता है, न मांग वक्र कहा जाता है, मांग वक्र कहलाता है। उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध साधारणतः कैसा होता है, न नकारात्मक होता है। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि वस्तु की मात्रा जो उपभोक्ता का इष्टतम चयन होता है वह वस्तु की कीमत गिरने से संभावित रूप से बढ़ सकता है। देखिए इष्टतम चयन जो होता है, जो मात्रा, अगर वस्तु की कीमत गिरेगी तो संभावित रूप से क्या होगा, मात्रा बढ़ सकती है, तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संभावित रूप से यह घट भी सकता है।